नमस्कार। गांव किसान की एक नई कड़ी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, कृषि मनुष्य का सबसे पहला व्यवसाय है, लेकिन बढ़ती आधुनिकता और कृषि से जुड़े जोखिमों के कारण युवाओं की रुचि इसमें कम होती जा रही है। ऐसे में युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करना सबसे बड़ी चुनौती है। यही कारण है कि सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं का रुझान कृषि की ओर आकर्षित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। किसान भाइयों बहनों, गांव किसान का ये प्रयास रहता है कि कृषि जगत से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाई जाएं, और इसी दिशा में हम लेकर आते हैं हमारा ये कार्यक्रम आपके लिए। हमेशा की तरह आज के हमारे इस कार्यक्रम में भी होंगे हमारे 3 सेगमेंट। खेती किसानी में हम आपको दिखाएंगे पूसा संस्थान में आयोजित किए गए एग्रीविजन 2017 पर हमारी एक खास रिपोर्ट। हमारा पशुधन में हम आपको जानकारी देंगे चारा प्रबंधन के बारे में, और फिर हम आपको दिखाएंगे कामयाब किसान की दास्तान। किसान भाइयों बहनों, युवाओं को खेती की ओर आकर्षित करने के लिए जरूरी है कि उन्हें आधुनिक खेती में प्रशिक्षण दिया जाए। इसके लिए सरकार द्वारा स्टूडेंट रेडी कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है, जिसमें देश भर के छात्र छात्राओं को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है। ऐसा ही एक प्रशिक्षण कार्यक्रम विद्यार्थी कल्याण न्यास के सौजन्य से आयोजित किया गया। आइए देखते हैं इसी पर आधारित हमारी एक खास रिपोर्ट। नई दिल्ली के पूसा स्थित भारतीय कृषि विज्ञान परिसर के एपी शिंदे हॉल में एग्रीविजन 2017 के तहत समृद्धि और स्थायी विकास के लिए कृषि पर 2 दिवसीय सेमिनार आयोजित किया गया। विद्यार्थी कल्याण न्यास और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सौजन्य से आयोजित इस सेमिनार के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह जी थे। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कहा कि कृषि के स्थायी विकास में कृषि शिक्षा एवं शोध का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने विगत 2 वर्षों में 441 खाद्यान्न एवं बागवानी फसलों की उन्नत प्रजातियां विकसित की हैं। परिषद के संस्थानों ने 53 कृषि यंत्र विकसित किए हैं। साथ ही पशुओं में होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए 3 नए टीके विकसित किए हैं। अपने कृषि वैज्ञानिकों को जरूर बधाई देंगे। हमने देखा पिछले 2-3 वर्षों के अंदर, 2 वर्षों का खास करके, उसके अंदर 441 खाद्यान्न एवं बागवानी फसलों की उन्नत प्रजातियां विकसित की गई। ये हमारे वैज्ञानिकों ने ये काम किया। और इसी तरह से 13,478 टन जो प्रजनक बीज है, ये भी हमारे वैज्ञानिकों ने तैयार किया। अब इसके परिणाम भी आने लगे हैं। श्री राधा मोहन सिंह ने कौशल और हुनर पर बल देते हुए कहा कि देश में स्थायी विकास के लिए खासकर युवाओं में कौशल का विकास अत्यंत आवश्यक है। कृषि पर किए जा रहे कार्यों को बताते हुए कहा कि कृषि शिक्षा के उत्थान पर विशेष जोर दिया जा रहा है। कृषि मंत्री ने कहा, छात्र देश का भविष्य है। कृषि व्यवसाय में इनकी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए स्टूडेंट रेडी योजना की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि कृषि एवं संबंध क्षेत्र की स्नातक डिग्री को प्रोफेशनल डिग्री घोषित किया गया है। उच्च कृषि शिक्षा में प्रतिभावान छात्रों को आकर्षित करने के लिए राष्ट्रीय प्रतिभा छात्रवृत्ति को 1,000 से बढ़ाकर 2,000 रुपए प्रति माह किया गया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने एग्रीविजन सम्मेलन में बताया कि कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 3 दिसंबर को राष्ट्रीय कृषि शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कृषि में महिलाओं की अहम भूमिका को देखते हुए 17 अक्टूबर को महिला किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। श्री सिंह ने मिट्टी के स्वास्थ्य के महत्व पर बल देते हुए कहा कि इसके बारे में किसानों को जागरूक करने की जरूरत है। श्री सिंह ने कहा कि सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता किसानों की आय को दोगुना करने में अहम भूमिका निभाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को बढ़ावा देना होगा। साथ ही कृषि तकनीकों को किसानों के खेतों तक पहुंचाने के लिए देश के 668 कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किए गए हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि दलहन और तिलहन फसलों के उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने पर कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन किए गए। समृद्धि एवं स्थायी विकास में कृषि विषय पर आयोजित उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक ने विज्ञान के साथ साथ नैतिक मूल्यों पर बल देते हुए कहा, एग्रीकल्चर पढ़ते हैं या अलाइड सब्जेक्ट में
ज्ञान हासिल करना चाहते हैं, नौकरी तो ठीक है, मिलना चाहिए, उसके साथ साथ ये भी सोच जब पढ़ते हैं तब से होना चाहिए, उनके दिमाग में घुसना चाहिए कि और क्या अल्टरनेटिव है जिस दिशा में उनको तैयार किया जा सकता है। और ये है स्टूडेंट रेडी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के तहत हम छात्राओं को उद्यमी बनाना चाहते हैं और उस दिशा में एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, इन प्लांट ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, ये सारे चीज उसके तहत हम करना चाहते हैं और लागू हो चुका है। 1 साल का कार्यक्रम रहेगा। समारोह को संबोधित करते हुए परिषद के उप महानिदेशक डॉक्टर A.K. सिंह ने छात्र छात्राओं के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा, इस देश का मॉडल जहाँ पे ज़्यादातर छोटे किसान हैं, वो किसान और खेती से संबंधित ही हो सकता है और कृषि आधारित ही हो सकता है। और इस परिक्षेत्र में जहाँ हम नई तकनीकी पर जोर दे रहे हैं, वहीं जो हमारी परंपरागत खेती है, जो परंपरागत विधियाँ हैं, जो पुरानी हमारी नस्लें हैं, या जो ऐसे बीज हैं जो किसानों ने धरोहर बना करके रखा हुआ है, उन सब के ऊपर हमारा जोर है कि सबको एक धागे में पिरो करके एक ऐसा शोध और एक ऐसा प्रसार और ऐसा शिक्षा का तंत्र बने जिसमें सबको एक दिशा मिले और सब एक साथ मिलकर के काम कर सकें। विद्यार्थी कल्याण न्यास एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की सौजन्य से आयोजित समृद्धि हेतु कृषि एवं स्थायी विकास विषय पर आयोजित सम्मेलन युवाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। सम्मेलन निश्चित रूप से देश के उत्तरोत्तर विकास में महत्वपूर्ण संस्तुति प्रस्तुत करेगा। किसान भाइयों बहनों, देखा आपने, अगर किसी भी कार्य को करने से पहले उसका पूर्ण प्रशिक्षण ले लिया जाए तो सफलता मिलती ही है। अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे हमारा अगला सेगमेंट, हमारा पशुधन। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। कहां चलेगी शीतलहर, कहां पड़ेगी बर्फ, किधर गरजेंगे बादल, कहां खिलेगी धूप, किस इलाके पर है तूफान का साया और कैसे करें खेती। मौसम के बदलते मिजाज में देखिए मौसम खबर रोजाना सुबह 8:30 बजे और 10:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद किसान भाइयों बहनों, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। अब समय हो चला है हमारे अगले सेगमेंट, हमारा पशुधन का। तो फिर आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। किसान भाइयों बहनों, जिस प्रकार हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, अपने आहार का ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार हमारे पशुओं को स्वस्थ बनाए रखने के लिए भी उनके आहार का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी होता है। तो आइए आज के हमारे सेगमेंट में हम आपको बताते हैं कि आप पशुओं के चारा प्रबंधन किस प्रकार कर सकते हैं जिससे आपके पशुओं का जो स्वास्थ्य है वो बेहतर बना रहे। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एवं पशुपालन का विशेष महत्व है। सकल घरेलू कृषि उत्पाद में पशुपालन का 28 से 30% का योगदान सराहनीय है, जिसमें दुग्ध एक ऐसा उत्पाद है जिसका योगदान सर्वाधिक है। भारत में विश्व की कुल संख्या का 15% गाय एवं 55% भैंसे है। देश के कुल दुग्ध उत्पादन का 53% भैंसों से प्राप्त होता है। भैंस पालन लाभकारी सौदा बनी, इसके लिए हरियाणा के हिसार में स्थित केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान निरंतर कार्य कर रहा है। हम यहाँ आज केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान में खड़े हैं। यहाँ पीछे जो आप देख रहे हैं ये
भैंस अनुसंधान संस्थान की पशु जो दिखाई दे रहे हैं आपको, मुर्रा नस्ल की भैंस है और ये इस टाइम सुबह करीब 9 बजे चराई के लिए आए हुए हैं खेत में। और ये दुधारू पशु हैं हमारे, जो इस टाइम चराई के लिए आए हैं, जो यहाँ खेतों में आने से थोड़ा चराई में आने की वजह से इनकी थोड़ी जो है व्यायाम भी हो जाता है और कुछ चारा वगैरह जो है ये खा लेते हैं। तो फार्म में हमारे पास वैसे कुल 550 पशु हैं, जिसमें सभी प्रकार के पशु शामिल हैं, जिसमें दुधारू नस्ल की ये दुधारू पशु करीब 125 और बाकी शुष्क भैंसें, कटड़ियाँ और इनके छोटे बच्चे और झोटे, इस तरह करके हमारे पास कुल 550 पशु हैं। और दूध हम सुबह जो है अभी हाथ से ही निकालते हैं, जिसके लिए अभी मशीन वगैरह के लिए निकालने के लिए हमारा खरीद जो है वो अभी चल रही है और हो सकता है 1 साल तक जो है ना हम सभी पशुओं का दूध मशीन से भी निकालने लगेंगे। तो फार्म में या पशुओं की संभाल की बात करें तो पशुओं जो अगर आप पशु रखते हो तो सारा आपका समय जो है ना 24 घंटे पशुओं की संभाल के लिए ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि पशुओं को नवजात शिशुओं की देखभाल भी है, नवजात शिशुओं की देखभाल और फिर बड़े बच्चे उनकी देखभाल, और जोटियां हैं अगर उनको भी संभालना है, क्योंकि उनको भी नए दूध होना है, उनकी खुराक वगैरह का भी सारा ध्यान रखना पड़ता है। और साफ़ सफाई जो है पशु की बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। साफ़ सफाई दुधारू पशु की तो खास करके बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वजह से थनैला रोग जो है ना वो भी पशुओं में आ सकता है। तो हमारे यहाँ भी संस्थान में समझो ये 24 घंटे ही सफाई और पशुओं की संभाल का कार्य चलता है। रात को भी आदमी छोड़ने पड़ते हैं, क्योंकि भैंसें जो है ना वो कभी भी ब्याह जाएँ, तो ब्यात का भी ध्यान रखना पड़ता है और नवजात शिशु की देखभाल भी देखनी ज़रूरी है। और पशुओं ब्याने वाले पशुओं के लिए खीस, भैंस ब्याने के जल्दी से जल्दी आधे पौने घंटे के अंदर ही खीस जो है ना वो पिलाना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार पशुओं के अगर आप पशु रखते हैं तो आपको उसकी सभी बातों को सभी संभाल जो है ना वो बहुत ज़रूरी रखनी पड़ती है। संस्थान में लगभग 55 पशु है। उनकी देखभाल पूरी तरह वैज्ञानिक तरीके से की जाती है। भैंसों को खुले में चारागाह में चरने के लिए ले जाया जाता है, जिससे पशुओं को चारा तो मिलता ही है, साथ ही पशुओं के शरीर का व्यायाम भी हो जाता है। अभी जैसे सर्दियां अब ख़त्म होने जा रही हैं, तो वैसे सर्दियों की बात करें तो जैसे हमारे पास जो पशु बाड़े थे उन सब में हमने पर्दे वगैरह लगा के और सर्दियों से बचाव का वो समाधान किया हुआ था। और अब गर्मियां आने वाली हैं, तो इसके लिए भी जो है ना सभी भाइयों को ये देखना चाहिए कि भाई गर्मियां आने वाली हैं, इसके वजह से इसके लिए भी पशुओं के लिए जो है छाया या पानी वगैरह का नहलाने का जो इंतज़ाम जो है ना वो आगे करना है हमारे को, और ये सब रहना चाहिए। और अभी जो मौसम गर्मियों का आने वाला है, इसमें 2-3 बीमारियां भी ऐसी हैं जो जिनके लिए टीके भी लगने हैं, टीकाकरण होना है। अगर वो टीकाकरण ना हो तो उन पशुओं में ये बीमारियां आने की संभावना रहती है। मुख्यतः जो बीमारियां हैं जिनके टीकाकरण उपलब्ध हैं वो हैं मुँहखुर, गलघोटू और लंगड़ा बुखार, FMD, HS और BQ। इन तीनों बीमारियों के टीके राज्य सरकार जो है वो मुफ्त में किसानों को लगाती है। और किसान भाई जो है इन टीकों को लगवाने के लिए कभी गुरेज ना करें कि भाई अभी मेरी भैंस दूध में है जी, इससे दूध सूख जाएगा, ज्ञापन है जी, कहीं बच्चा तो नहीं गिर जाएगा। पशु चिकित्सक सब जो वहाँ आपको ये टीके लगाते हैं, सब इन बातों का ध्यान रखते हुए ये आपको कहते हैं कि सभी टीके जानवरों को लगाने हैं। आपको 4-5 महीने से ऊपर के जितने भी जानवर आपके घर में हैं सभी को ये टीके लगाएं। टीकों की कीमत कुछ भी नहीं है, अभी आपको तो मुफ्त में ही लग रहे हैं, और बाद में अगर ये बीमारी आ जाए तो उसमें आप सबको पता है कि कितना नुकसान हो जाता है, जानवर की मृत्यु तक हो जाती है। मौसम के अनुसार पशुओं की देखभाल की जाए, ये बेहद जरूरी है और पशुपालन बेहद संजीदगी से किया करते हैं। इसके साथ ही पशुओं का स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए समय पर टीकाकरण कराना भी आवश्यक है। इसका ध्यान रखना भी जरूरी है। हम ये चाहते हैं कि दूध उत्पादन क्योंकि प्रजनन से ही जुड़ा हुआ है, तो हर साल यदि भैंस बच्चा देगी तो वो किसान ज़्यादा आमदनी ले सकेंगे दूध उत्पादन से। साथ ही जो आहार व्यवस्था है जिसके ऊपर सबसे अधिक लागत आती है, उसको भी कैसे सस्ता बनाया जा सके और संतुलित बनाया जा सके, इसके ऊपर हमारे संस्थान का ये 3 मुख्य
जो है रूप है जिनके ऊपर कार्य किया जा रहा है। पशुपालन व्यवसाय में ग्रामीणों को रोजगार प्रदान करने तथा उनके सामाजिक एवं आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने की भी अपार संभावनाएं हैं। गांव किसान कार्यक्रम के हमारा पशुधन सेगमेंट में किसान भाइयों बहनों अब वक्त हो चला है पशुपालक कैलेंडर का। तो फिर आइए नजर डालते हैं पशुपालक कैलेंडर पर। इस माह से गर्मी में होने वाले रोगों के प्रति सावधानी रखनी चाहिए। यदि मच्छर, मक्खी, चींचड़ आदि जीवों की संख्या में वृद्धि हो रही हो तो इनसे फैलने वाले रोगों से बचाव करना आवश्यक है। आने वाले समय में पशुओं में बांझपन एवं खुराव आदि रोग भी होते हैं, अतः ऐसे में पशुओं की तुरंत चिकित्सा करवाएं। यदि दूध उत्पादन में कमी हो रही हो तो पशु चिकित्सक द्वारा दूध और पेशाब दोनों की जांच करवाएं। बरसिम रिजका एवं जई की सिंचाई 10 दिन और 12 से 14 दिन क्रमशः के अंतराल पर करें। ग्रीष्म काल में हरे चारे के लिए मक्का, बाजरा और ज्वार की बुवाई करें। बहु ऋतुजीवी चारा घास जैसे हाइब्रिड नेपियर, गिनी घास इत्यादि की रोपाई पहले से तैयार खेतों में करें। हरे चारे से साइलेज तैयार करें। तो अभी आपने नजर डाली पशुपालक कैलेंडर पर। किसान भाइयों बहनों, गांव किसान कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे हमारा अगला सेगमेंट, कामयाब किसान की दास्तान। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। कैसे हैं आप? रविवार सुबह 10 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है किसान भाइयों बहनों कार्यक्रम गांव किसान में। आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट, कामयाब किसान की दास्तान। किसान भाइयों बहनों, कामयाबी हर किसी को अच्छी लगती है, पर ये मिलती सिर्फ उन्हीं को है जो इसके लिए कड़ी मेहनत करते हैं। आज के हमारे कामयाब किसान भी कुछ ऐसे ही हैं। जी हाँ, आज के हमारे कामयाब किसान हैं भाई करण सिंह, जो मिलीजुली खेती करते हैं। इनके आंवला के बाग भी हैं और साथ ही आंवला का प्रसंस्करण भी करते हैं। तो फिर आइए मुलाकात करते हैं हमारे कामयाब किसान से और जानते हैं इनकी सफलता की कहानी। एक जगह पर टिक कर रहना और लगातार एक ही चीज की खेती करना कर्ण सिंह का स्वभाव नहीं था। वो लगातार दूसरी फसलें लेते रहते। उनका मकसद नई नई विधियों से नई नई चीजों की खेती करना था, ताकि परिवार की आय बढ़ाई जा सके और खेती में कुछ नाम कमाया जा सके। उन्होंने सूरजमुखी की खेती शुरू की। सूरजमुखी की बिजाई पहले साल 1.5 किला बोया मैंने, और वो 1.5 किला मेरा 900 रुपये कुंटल बिका। सूरजमुखी की खेती में उनकी आय भी बढ़ी और उन्हें पूरे जिले में पहला स्थान भी प्राप्त हुआ। इसने कर्ण सिंह का हौसला और बढ़ा दिया। कर्ण सिंह ने महसूस किया कि हालात अब बदल रहे हैं। बैलों की जगह ट्रैक्टर ने ले ली है। अनेक स्तरों पर खेती के नए उपकरण आ गए हैं और ये बदलाव उन्हें खूब रास आया। वो भी बदल बदल कर खेती करते। चावल और सूरजमुखी की खेती के बाद उन्होंने फूलों की खेती भी की। मैंने फिर फूल की खेती करी। कई साल फूल की खेती बहुत बढ़िया हुई, अच्छा मार्जिन हुआ। लेकिन प्रॉब्लम होगी लेबर की, लेबर नहीं मिला तो फिर उसको भी छोड़ दिया। कर्ण सिंह ने देखा कि किस चीज की खेती करने में उन्हें ज्यादा मुनाफा होता है और किस तरह की परेशानियों का सामना किसानों को करना पड़ता है। तो बस इन्हीं मुसीबतों ने कर्ण सिंह को उन मुसीबतों से निकलना भी सिखाया। फिर बागवानी का प्रशिक्षण लेकर कर्ण सिंह ने 2 एकड़ में आंवले का बाग लगाया।
जिंदगी अब पटरी पर आने लगी थी। खेती से कर्ण सिंह को अच्छी आय होने लगी, लेकिन उनके भीतर अब भी कुछ ऐसा था जो उन्हें बेचैन किए हुए था। वो अपनी खेती को और भी आगे ले जाना चाहते थे। वो चाहते थे कि सिर्फ पैदावार ही ना की जाए, बल्कि अपने उत्पादों का सही इस्तेमाल करके मार्केटिंग भी की जाए। आंवले की उपयोगिता के बारे में कर्ण सिंह बहुत अच्छी तरह से जानते थे। वो ये भी जानते थे कि यदि आंवले के जूस को बाजार में उतारा जाए तो वो किसान से एक उद्यमी का दर्जा हासिल कर सकते हैं। उन्होंने जूस बनाने की मशीनें खरीदी और एक किसान के उद्यमी बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई। उनकी मेहनत, उनकी जागरूकता ने उनका साथ दिया। आंवले का जूस बाजार में बिकने लगा। वो आंवले की मिठाइयां भी बनाने लगे। आंवले की मिठाई की तरफ ज़्यादा रुझान हो जाता। जिस आदमी ने भी एक बार खा के देख लिया ना, एक लड्डू या एक बर्फी या एक कैंडी या एक मुरब्बा, उसी ने मांग कर दी, मेरे 100 डब्बे दे दियो, मेरे 200 डब्बे दे दियो। और दीपावली के मौके पर उनकी ये मिठाइयां अच्छे दामों में भी बिकने लगी। उनकी इस बड़ी कामयाबी में कृषि विज्ञान केंद्र की भी अहम भूमिका रही है। केंद्र के अधिकारी समय समय पर कर्ण सिंह का मार्गदर्शन करते हैं। कई बार वो खेतों में आकर भी उन्हें सलाह देते हैं। ये सलाह मशवरा कर्ण सिंह के खूब काम आता है। डीएचओ साहब यहाँ खुद मेरे खेत में आते थे। कोई कमी होती थी तो उसको वो बताते थे, भाई इसमें ये डाल, इसका ये करना है, इसमें वो करना है। कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारियों की सलाह पर कर्ण सिंह ने वर्मी कंपोस्ट की यूनिट शुरू की और वो बनाई गई खाद का इस्तेमाल अपने खेतों में करते हैं। कर्ण सिंह चाहते हैं कि उनके साथी किसान भी आगे बढ़ें और ऐसी फसलें लें जो उन्हें ज्यादा मुनाफा दे सकती हैं, जिनमें कम श्रम और लागत आती है। युवा किसानों को संदेश देते हुए वो कहते हैं, किसानों को मैं तो यही सलाह दे हूँ, कोई भी जो मेरे साथ संपर्क करता है भाई बाग लगा ले। उसके बाद बाग की पैदावार मिलने लग जाएगी और तुमको इनकम जो है ना वो उस खेती वाले से भी ज़्यादा हो जाएगी, खर्च कम हो जाएगा। कर्ण सिंह ने 24 घंटे मेहनत करके मुश्किल से पेट भरने वाले भारतीय किसान की परंपरागत छवि को तोड़ा है। उन्होंने दिखा दिया है कि यदि किसान चाहे तो वो भी बेहतर जीवन जी सकता है, वो भी उद्यमी का खिताब हासिल कर सकता है। उनका मानना है कि देश का पेट भरने वाला किसान अपनी ही मेहनत और लगन के दम पर आगे बढ़ सकता है। बस उसे नई तकनीक, खेती की नई विधियां अपनानी होंगी और जागरूकता की जोत जलानी होगी, तभी समृद्धि की राह किसानों तक पहुंचेगी। तो ये थी हमारे कामयाब किसान की दास्तान। हम उम्मीद करते हैं कि इनकी कामयाबी को देखकर आप भी इनसे अवश्य ही प्रेरित हुए होंगे। आज के हमारे इस कार्यक्रम में किसान भाइयों बहनों बस इतना ही। गांव किसान की अगली कड़ी में फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।